Once again, good afternoon to all of you. ठीक है. Today we will do the revision work of chapter 1 and 2. ठीक है. Chapter 1 name is family relationship and chapter 2 name is sensitivity towards other. What happens, Shraddha? Shraddha, what happened? सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. थोड़ा देखो, आवाज तो क्लियर है. नेटवर्क इशू के कारण कभी कभी होता है. और किसी के पास आवाज नहीं जा रहा है? और कोई है जिसके पास आवाज नहीं जा रहा है? चलो ठीक है. आदित्य, आदित्य वेट करो. हाँ आदित्य, बोलिए आदित्य. यस सर। आवाज जा रहा है ना? सर वो आवाज थोड़ी ब्रेक हो। क्या आवाज यस जा रहा सर, है कि थोड़ी नहीं जा रहा? ब्रेक हो के जा रही है। क्या? यस सर, लेकिन थोड़ी ब्रेक हो रही है वॉइस। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. अरे चैप्टर 1 and 2 का हम लोग को रिवीजन करना है. वी विल डू द रिवीजन वर्क ऑफ चैप्टर 1 and 2. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. वेट कीजिएगा. ओके, लुक, स्क्रीन इज अवेलेबल. सबसे पहले हम इसमें डू यू नो देखेंगे चैप्टर 1 का. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. देखिए, पहला डू यू नो क्या है देखते हैं. पहला डू यू नो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. फोस्टर चिल्ड्रन आर नॉट एडॉप्टेड बट लिव विद द फैमिली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. जो फोस्टर चिल्ड्रन होते हैं, मैंने क्लास में बताया था कि फोस्टर चिल्ड्रन जो हैं वो एडॉप्टेड नहीं होते हैं. वो क्या है? एडॉप्टेड नहीं होते हैं. वो कुछ समय के लिए सिर्फ केयर करने के लिए केयर के लिए पेरेंट के पास, किसी पेरेंट के पास भेजा जाता है, दिया जाता है उनको. ठीक है, परमानेंटली ये अडॉप्ट नहीं होते हैं. फोस्टर चिल्ड्रन में उन चिल्ड्रन को रखा जाता है, उन चिल्ड्रन को मतलब गिना जाता है जिनको कि परमानेंटली किसी के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया जाता है. कुछ समय के लिए उनके पास उन बच्चों को भेजा जाता है केयर के लिए. किसके लिए? केयर के लिए, देखभाल के लिए. अब अगला डू यू नो क्या कह रहा है. अगला डू यू नो कह रहा है, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल वेयर द चाइल्ड लर्न्स द डूज एंड द डोंट्स ऑफ द सोसाइटी. फैमिली वो पहला स्कूल होता है. फैमिली क्या होता है? पहला स्कूल होता है जहाँ पर बच्चा क्या सीखता है? डू एंड डोंट्स ऑफ द सोसाइटी. मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सबसे पहले हम लोग कहाँ सीखते हैं? अपने फैमिली में सीखते हैं. क्लियर है? क्या करना है और क्या नहीं करना है. डूज का मतलब हो गया क्या करना है, और डोंट्स का मतलब हो गया क्या नहीं करना है. ये चीज हम लोग सबसे पहले कहाँ सीखते हैं? अपने फैमिली में सीखते हैं. मतलब कि ये कह सकते हैं, फैमिली वो पहला लर्निंग प्लेस होता है. फैमिली वो पहला लर्निंग प्लेस होता है जहाँ पर सबसे पहले हम कुछ सीखते हैं. ठीक है. और इसी की तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि फैमिली वो पहला स्कूल होता है जहाँ पर हम कुछ सीखते हैं. ठीक है. और खास करके डूज एंड डोंट्स क्लियर है. डूज एंड डोंट्स हम सबसे पहले कहाँ सीखते हैं? अपने फैमिली में सीखते हैं. उसके बाद जब फैमिली से हम बाहर निकलते हैं, अपना अपना सराउंडिंग में सीखते हैं. फिर अपने स्कूल में सीखते हैं, अपने फ्रेंड से सीखते हैं. ओवरऑल पूरी लाइफ हम लोग सीखते चले जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं. सिंह इज द फैमिली नेम ऑफ अंगद फैमिली. सिंह इज द फैमिली नेम ऑफ सॉरी सिंह इज द सरनेम ऑफ अंगद फैमिली. आप लोग को सरनेम का डेफिनेशन मैंने लिखाया था. सरनेम इज द फैमिली नेम. सरनेम क्या होता है? फैमिली नेम होता है. तो यहाँ पे कह रहा है सिंह. सिंह जो है वो अंगद की जो फैमिली है उसका सरनेम है. देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आपको अंगद फैमिली के बारे में लिखा हुआ है. अंगद की फैमिली में अंगद के पापा का नाम सनी सिंह है. अंगद की मदर का नाम निधि सिंह है. अंगद की दादी का नाम प्रोमिला सिंह है.
अंगद के पापा का दादाजी का नाम, ग्रैंडफादर का नाम कवलजीत सिंह है, और अंगद के भाई का नाम आदित्य सिंह है। तो ये देखिए, ये सनी, निधि, प्रोमिला, कवलजीत, आदित्य, ये सब तो अलग अलग नाम है, मगर एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सिंह। सिंह सबसे सब में कॉमन है। सिंह जो है वो सब में कॉमन है। इसलिए कह सकते हैं कि अंगद की फैमिली का नाम, अंगद की फैमिली का जो सरनेम है वो सिंह है। या ये भी कह सकते हैं कि अंगद की फैमिली को हम लोग सिंह फैमिली के नाम से भी बोल सकते हैं। अंगद की फैमिली को हम लोग सिंह फैमिली के नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिंह फैमिली है। ठीक है। सबके देखिए, सबके नाम के बाद सिंह आया है, सबके नाम के बाद सिंह आया है, इसलिए अंगद की फैमिली का सरनेम क्या है? सिंह है। ठीक है। और अंगद की फैमिली को हम लोग सिंह फैमिली भी बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का है, डू यू नो, मैनी चिल्ड्रन इनहेरिट टैलेंट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर। अ चाइल्ड में सिंग मेलोडियसली लाइक अ पेरेंट, एन अंकल और अ ग्रैंड पेरेंट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत सारे बच्चे, बच्चे में इनहेरिट, इनहेरिट होता है क्या चीज? इनहेरिट। क्या कह रहा है? मैनी चिल्ड्रन इनहेरिट टैलेंट। बहुत सारे बच्चों में टैलेंट कहाँ से आता है? उनके अपने फैमिली मेंबर से आता है। सपोज डैट कि आपके घर में कोई बहुत अच्छा सिंगर है, आपके घर में आपकी मदर या आपके फादर या आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंटी, कोई भी अगर बहुत अच्छा सिंगर है, तो आप उनको देख देख के, उनको सुन सुन के आप उनसे सीखते हैं। आप उनको कंटिन्यूअसली सुनते हैं, घर में कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं, और वॉच करते हुए उनका टैलेंट आप में भी आ जाता है। आप में, आपको भी थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत या पूरा भी, थोड़ा थोड़ा बहुत या पूरा भी आपको गाना गाना आ सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं सिंगिंग का, तो सिंगिंग में अगर आपके घर में कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, तो आपके अंदर भी वो टैलेंट आ सकता है। ये, मगर ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में कोई बहुत अच्छा सिंगर है तो सारे लोग सिंगर ही होंगे, सारे लोग सिंगर होंगे ये जरूरी नहीं है। बट अगर आप चाहें तो आप सिंगर, सिंगिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो सकता है, अगर आप वहाँ मेहनत करेंगे तो। मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा? ठीक है। जैसे मेहनत करेंगे तभी पढ़ाई भी होगा, बिना मेहनत के थोड़ी ना पढ़ाई होगा। नेक्स्ट डू यू नो देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट डू यू नो, नेक्स्ट डू यू नो देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे, ऑल द फैमिली मेंबर गेट टुगेदर फॉर सेलिब्रेशन लाइक वेडिंग, फेस्टिवल एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। देखिए आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ज्वाइंट फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब और एजुकेशन के कारण दूसरे जगह रहने चले जाते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग ज्वाइंट फैमिली का एग्जांपल हो, मगर आपके मम्मी या पापा का जॉब गया में लग गया, या आप लोग को अच्छा एजुकेशन देने के लिए आपके पेरेंट्स गया में ले आए हैं, तो आ तो गए हैं, मगर कभी भी कोई स्पेशल ओकेजन होगा, स्पेशल कोई फंक्शन होगा, तो आपके सभी फैमिली मेंबर उस एक जगह इकट्ठे होंगे जहां से आप लोग आए थे। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि गांव से लोग जो आपके फैमिली मेंबर रहते हों, वो आपके पास भी आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप ही गांव जाएं, ये भी हो सकता है कि आपके जो बाकी के फैमिली मेंबर हैं वो आपके घर में शहर में आ जाएं। ठीक है, जहां आप रह रहे हैं। तो ये होता है जितना भी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में से अगर कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, किसी कारण से बाहर रहने चले गए हैं, तो जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर है? ये डू यू नो है। नेक्स्ट डू यू नो क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट डू यू नो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये डू यू नो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फैमिली यूनिटी कैन बी इनकरेज इन द फॉलोइंग वे। एक फैमिली में यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकजुटता। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकजुटता, मतलब एकजुट होना। तो फैमिली यूनिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, फैमिली यूनिटी कैसे बढ़ सकता है, उसके तरीके, उसका कुछ वेज दिया हुआ है, उसका कुछ तरीका दिया हुआ है। पहला है, ट्रीट ऑल द मेंबर्स विद रिस्पेक्ट। आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, अगर सभी को रिस्पेक्ट कीजिएगा तो फैमिली यूनिटी बढ़ेगा। ठीक है। अगर मुंह फुला के बैठिएगा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहिएगा,
तो फैमिली यूनिटी कम होगा। मगर अगर आप हमेशा एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिएगा, एक दूसरे के साथ बातें कीजिएगा, तो आपका फैमिली यूनिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट, आपके अंदर फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना, फॉरगेट का मतलब क्या होता है, फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना, और फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। तो आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, फॉरगिव का और फॉरगेट का। सपोज डैट कि आपके छोटे भाई बहन ने गलती किया, ठीक है, सपोज डैट कि आपके छोटे भाई बहन ने गलती किया, तो अगर आप उसको उसको उसके साथ उसको फॉरगिव नहीं करेंगे, उसका गलती को फॉरगेट नहीं करेंगे, तो आपके और आपके छोटे भाई बहन में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। मगर अगर आप अपने छोटे भाई बहन का गलती को फॉरगिव कर दें, मतलब आपको आप माफ कर दें या फॉरगेट कर दें, ये मतलब आप भूल जाएं, तो दोबारा से आप भाई बहन में वापस से यूनिटी आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट है स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। मतलब जब आप घर में हों तो सभी लोग एक जगह बैठ के कुछ समय बिताएं। मगर आज के समय में क्या होता है, सभी लोग घर में अपने अपने, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखा जा रहा है, सभी लोग अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। खाली टाइम में लोग एक जगह बैठते नहीं है, एक जगह एक साथ एक एक दूसरे से सब लोग बात नहीं करते हैं। इससे यूनिटी कम होता है। मगर अगर आप ज़्यादा खाली टाइम में अगर आप अपने फैमिली मेंबर के साथ टाइम बिताइएगा, तो इससे फैमिली यूनिटी बढ़ता है। क्लियर है? ये तो हो गया डू यू नो। अब और कोई है नहीं, अब कोई डू यू नो नहीं है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का। एक बार मैं सब लोग को सब क्वेश्चन बोलते जाता हूँ, और आप लोग को अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा, मैं वन बाय वन अनम्यूट करके पूछूंगा, बताइएगा। जब मैं पूछूंगा तब बताइएगा। अभी हम लोग एक रिवीजन वर्क कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, व्हाट डू द व्हाट डू ऑल द फैमिली मेंबर्स शेयर इन कॉमन। जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वो कॉमनली क्या शेयर करते हैं। प्रियांशु अभी नहीं, बाद में पूछेंगे, अभी थोड़ा एक बार रिवीजन करने दो, ठीक है प्रियांशु। सभी लोग कॉमनली क्या शेयर करते हैं, तो यहाँ तीन ऑप्शन है, टॉयज है, रूम्स है एंड सरनेम है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, सरनेम। हम सभी लोग कॉमनली, जैसे आदित्य का फैमिली में देखिए, आदित्य का फैमिली में मैंने बताया था कि यहाँ सभी लोग के टाइटल में सिंह है, तो सिंह क्या है, सरनेम है। आदित्य आदित्य सॉरी आदित्य बोल रहे हैं, अंगद अंगद की फैमिली में सिंह सबके नाम के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ ये जो फैमिली है ये सिंह सिंह सरनेम को शेयर कर रही है, एक दूसरे से सिंह सरनेम को शेयर कर रही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरनेम। सेकंड क्वेश्चन है हु प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन अ न्यूक्लियर फैमिली। एक जो न्यूक्लियर फैमिली होता है उसमें बच्चों को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो बच्चे होते हैं न्यूक्लियर फैमिली के, उसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर है पेरेंट एंड सिबलिंग, मतलब आपके मदर फादर और आपके अगर कोई भाई बहन है तो वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। एक न्यूक्लियर फैमिली में जो घर के बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स एंड सिबलिंग, मतलब जो पेरेंट्स आपके माता पिता और अगर आपके कोई भाई बहन हैं, और तो ये लोग सपोर्ट करते हैं एक न्यूक्लियर फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर डू यू गेट एन एनवायरनमेंट ऑफ लव केयर एंड बिलोंगिंगनेस। कहाँ पर आपको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे सिर्फ लव हो, एक दूसरे का केयर करना हो, या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना हो, बिलोंग करना हो एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह का इन्वायरमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, मार्केट में देखने को मिलता है, गार्डन में देखने को मिलता है, या फैमिली में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फैमिली। फैमिली में हमें लव केयर एंड बिलोंगिंगनेस का इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। क्लियर है? फैमिली वो जगह है जहाँ पर हमें लव केयर एंड बिलोंगिंगनेस का इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन पीपल मूव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर। लोग जो हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, क्यों जाते हैं, जॉब के लिए भी जाते हैं और एजुकेशन के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बोथ। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। क्योंकि जॉब के लिए भी जाते हैं और एजुकेशन के लिए भी जाते हैं। कहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जॉब पाने के लिए या एजुकेशन गेट करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है
ऑल द फैमिली मेंबर लव एंड डैश वन अनदर। ऑल द फैमिली मेंबर्स लव एंड डैश वन अनदर, मतलब क्या, जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं सभी को एक दूसरे से लव करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जितने भी फैमिली मेंबर हैं, एक फैमिली में जितने भी मेंबर रह रहे हैं, सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और सभी को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फैमिली मेंबर्स शेयर द हाउस होल्ड डैश। जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, घरेलू, मतलब जो घर में किए जाते हैं, जो काम, जो चीज घर में किया जाता हो उसको घरेलू बोलते हैं। और कोर्स का मतलब होता है काम। कोर्स का मतलब क्या होता है, काम मतलब वर्क। तो क्या कह रहा है, द फैमिली मेंबर्स शेयर द हाउस होल्ड कोर्स। ठीक है, जो फैमिली मेंबर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड कोर्स को शेयर करते हैं, मतलब घर के जो वर्क होंगे उसको एक दूसरे से शेयर करके उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, हमेशा ये करना चाहिए, बस एग्जाम में नहीं। एग्जाम में एक दूसरे को हेल्प करके नहीं काम का, यहाँ घर का काम हो रहा है, घर के काम का बात हो रहा है। ठीक है, तो जो घरेलू काम होता है, हाउस होल्ड वर्क जो होता है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करके करने से काम अच्छे से होता है, और साथ ही साथ काम भी अच्छा से होगा, और बर्डन भी किसी एक के ऊपर नहीं पड़ेगा, किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट प्रोवाइड डैश कंपेनियनशिप एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रन। एक जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वहां पर पेरेंट क्या प्रोवाइड करते हैं, डैश डैश, इसके अलावा कंपेनियनशिप एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आंसर होगा सपोर्ट। क्या आंसर होगा, सपोर्ट। एक न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट अपने बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा कंपेनियनशिप साथ देते हैं, इसके अलावा जरूरत पड़ने पे जहां आपको एडवाइस का जरूरत होगा वहां पे एडवाइस भी देंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं, कंपेनियनशिप भी देते हैं, मतलब साथ भी देते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, जरूरत पड़ने पे एडवाइस भी देते हैं। ठीक है। वेट कीजिएगा एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईच मेंबर ऑफ फैमिली इज डैश। घर में जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी क्या है, डैश, मतलब इम्पोर्टेंट। घर में जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर छोटा बच्चा हो या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, कोई ओल्ड पर्सन हो चाहे वो छोटा बच्चा हो, घर के सभी फैमिली मेंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है, घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखिए क्या कह रहा है, आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे आपको कॉपी में आंसर नहीं लिखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मैंने आपको लोगों को क्लास वर्क कॉपी में करवाया है वैसे आंसर लिखना है। फैमिली का क्या होगा, फैमिली का होगा सी। फैमिली का क्या होगा, सी सी। यहाँ पे क्या है, केयर प्रोटेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस। केयर का मतलब जानते हैं आप लोग, प्रोटेक्शन का मतलब, बिलोंगिंगनेस का मतलब। एक फैमिली में केयर भी होता है, प्रोटेक्शन भी होता है, और बिलोंगिंगनेस भी होता है। मतलब एक फैमिली, जो परिवार होता है वहां पर सभी लोग एक दूसरे का केयर भी करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहते हैं। ठीक है, एक फैमिली में सभी लोग जितने भी मेंबर हैं वो सभी लोग एक दूसरे का केयर भी करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहते हैं, डिपेंड भी रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली क्राफ्ट। फैमिली क्राफ्ट में क्या आएगा, तो इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सॉरी न्यूक्लियर फैमिली छूट गया। अभी हम लोग फैमिली का बात कर रहे थे ना। सेकंड सेकंड क्वेश्चन है एडॉप्टेड चाइल्ड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एडॉप्टेड चाइल्ड। तो एडॉप्टेड चाइल्ड जो होता है, जिसको हम लोग एडॉप्ट करते हैं, जिसको हमारे पेरेंट्स अगर एडॉप्ट करते हैं, या कोई पेरेंट किसी बच्चे को जब एडॉप्ट करते हैं तो वो बच्चा घर का परमानेंट मेंबर बन जाता है। ठीक है, जब किसी बच्चे को कोई पेरेंट्स, कोई कोई मतलब माता पिता जाकर, कोई पेरेंट जाकर एडॉप्ट करते हैं तो वो
बच्चा उस घर का परमानेंट मेंबर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं? इसका आंसर होगा ए। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स होते हैं एंड चिल्ड्रन होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स भी होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। फैमिली क्राफ्ट में क्या क्या आता है? वीविंग आता है, पेंटिंग आता है, पॉटरी आता है। मतलब फोर्थ का आंसर बी होगा। फोर्थ का आंसर क्या होगा? बी। फैमिली क्राफ्ट में वीविंग, पेंटिंग एंड पॉटरी वर्क आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में क्या है? ज्वाइंट फैमिली का आंसर होगा यहाँ पर डी होगा, मैनी न्यूक्लियर फैमिली। एक ज्वाइंट फैमिली जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली मौजूद रहते हैं। एक ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली मौजूद रहते हैं, क्लियर है। एक ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? बहुत सारे, वेट कीजिएगा, एक एक न्यूक्लियर फैमिली में, सॉरी, एक ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपको चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये डी डी देखिएगा। डी में क्या है? डी में पहला पॉइंट कह रहा है शेयरिंग ऑफ कोर्स। शेयरिंग ऑफ कोर्स इंक्रीजेज इंक्रीजेज द बर्डन। क्या घर के काम को अगर आप शेयर करेंगे तो उससे बर्डन बढ़ेगा? नहीं, क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा यहाँ पे आंसर? डिक्रीज होगा। यहाँ रिड्यूस लिखा हुआ है, इसके जगह आपको रिड्यूस भी आप लिख सकते हैं, मगर सॉरी, आपकी कॉपी में डिक्रीज लिखाया गया है तो आपको डिक्रीज लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ओल्डर फैमिली मेंबर पास ऑन द फैमिली ट्रेडिशन। द ओल्डर फैमिली मेंबर पास ऑन द फैमिली ट्रेडिशन टू द ओल्डर जनरेशन। तो इस ओल्डर की जगह आ जाएगा यंगर जनरेशन। ओल्डर की जगह मैंने आप लोगों को क्या लिखाया है? यंगर जनरेशन लिखा है। यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, बट आप लोग को जो कॉपी में लिखवाया गया है वही लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देयर इज लेस इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन इन द न्यूक्लियर फैमिली। क्या एक न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट और बच्चों के बीच में बहुत कम इंटरेक्शन होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे लेस की जगह क्या होगा? मोर होगा। लेस की जगह क्या होगा? मोर। एक न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है अ सरनेम इज अ स्कूल नेम। क्या सरनेम एक स्कूल नेम है? नहीं, सरनेम क्या होता है? सरनेम इज अ फैमिली नेम। सरनेम क्या है? फैमिली नेम है, ठीक है, क्लियर है। तो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव और डू यू नो हम लोग ने देख लिया। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आप लोग को लिखाया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप हम लोग का आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति आप क्या सोच रखते हैं, कैसा सोच रखते हैं, क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं दूसरों के प्रति। दूसरों के लिए आप लोग क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं, इसी का हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डू यू नो देखते हैं। डू यू नो में क्या है? डू यू नो में देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल। ये सोसाइटी का डेफिनेशन भी है। सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो एक सोसाइटी जो होता है वो ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है। क्या होता है? एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है लोगों का। सोसाइटी जो है लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, क्लियर है। सोसाइटी लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऑर्गेनाइज का मतलब मैंने बताया था संगठित, एकजुट, संगठित ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये डू यू नो हो गया। नेक्स्ट डू यू नो देखते हैं क्या आएगा। ये वाला क्वेश्चन ये जरूर याद रखिएगा, लिस्ट 2 गुड हैबिट दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड। कोई 2 गुड हैबिट का नाम बताइए जो आप अपने दोस्तों से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई लर्न हेल्पिंग एंड केयरिंग। आई लर्न हेल्पिंग एंड केयरिंग अदर फ्रॉम माई फ्रेंड। तो ये 2 आप हैबिट लिख सकते हैं जो आप अपने दोस्तों से सीखते हैं। आप अपने दोस्तों से क्या सीखते हैं? आप अपने दोस्तों से हेल्प करना सीखते हैं, आप अपने दोस्तों से केयर करना सीखते हैं। तो आई लर्न हेल्प एंड केयर भी आप लिख लिख सकते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं आई लर्न हेल्प एंड केयर फ्रॉम, आई लर्न द हैबिट, आई लर्न द हैबिट लाइक हेल्प एंड केयर, लाइक हेल्प एंड केयर फ्रॉम माई फ्रेंड। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, मगर आप यही लिखिए जो यहाँ लिखा हुआ है आई लर्न हेल्पिंग एंड केयरिंग अदर फ्रॉम माई फ्रेंड, ठीक है।
नेक्स्ट डू यू नो देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ यहाँ पे है, क्या कह रहा है, मैनी ओल्ड पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग and cannot see properly. Therefore, it is very important to assist them in their day-to-day activity. ये होता है, जैसे जैसे एज ज़्यादा होते रहता है, जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का सुनने का, हियरिंग का मतलब हुआ सुनना, और विजुअली का मतलब हुआ देखना। तो बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज होने पर सुनने में प्रॉब्लम होता रहता है, कान से सुनने में प्रॉब्लम होने लगता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को दिखाई भी देना कम हो जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। किसको? ओल्ड लोगों को, ओल्ड पीपल को हमें असिस्ट करना चाहिए, मदद करना चाहिए उनके डे टू डे एक्टिविटीज में। ठीक है, ये ओल्ड एज के साथ होता है। नेक्स्ट डू यू नो देखते हैं। ये देखिए, ये सारे सिंबल्स हैं, ये साइन लैंग्वेज के सारे सिंबल है। ए को ऐसे दिखाया जाता है, बी को ऐसे दिखाया जाता है, सी को ऐसे दिखाया जाता है। ये जो सामने दिया हुआ है, ये सारे सिंबल्स हैं। सिंबल्स देखिएगा, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये सारे सिंबल्स हैं। ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं जिसमें हम लोग, देखिए सब दिया हुआ है। ए को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे मुट्ठी बांध के। बी को ऐसे दिखाया जाता है, सी को ऐसे दिखाया जाता है, उसके बाद डी को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए, डी को ऐसे दिखाया जाता है, और ई को ऐसे दिखाया जाता है। ऐसे देखिए, ऐसे ई को दिखाया जाता है। एफ को फिर ऐसे दिखाया जाता है, जी को ऐसे दिखाया जाता है, फिर एच को ऐसे दिखाया जाता है। देखिए ऐसे, एच को ऐसे दिखाया जाता है, आई को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जे को देखिए, जे को कैसे ऐसे दिखाया जा रहा है, जे को कैसे दिखाया जा रहा है, ऐसे। ऐसे भी दिखा सकते, ऐसे, ये जे हो गया। उसके बाद के है, देखिए के में आपको ऐसे दिखा रहा है, देखिए के में कैसे है, ऐसे, है ना, यही है ना। के में आपको ऐसे दिखा रहा है, के में ऐसे कह सकते हैं, ऐसे दिखा रहा है के को। ठीक है, उसके बाद एल ऐसे है, एल ऐसे है। उसके बाद एम ऐसे है, एम ऐसे दिखाया जाता है। और एन भी है, एम और एन में ज़्यादा फर्क नहीं है। ओ ऐसे है, ठीक है, ओ ऐसे दिखाया जा रहा है, देखिए ऐसे ओ है। उसके बाद पी ऐसे दिखाया जा रहा है, फिर क्यू ऐसे दिखाया जा रहा है, आर ऐसे दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्यू ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके सारे साइन आपको उंगली से, आप अलग अलग अल्फ़ाबेट को उंगलियों से दिखा सकते हैं, और सारे अल्फ़ाबेट को जोड़कर एक वर्ड बना सकते हैं। यहाँ डू यू नो में क्या कह रहा है, डीफ पीपल आर ऑल्सो ट्रेन टू मेक साउंड एंड रीड द लिप मूवमेंट सो डैट दे कैन कम्युनिकेट विद अदर। जो लोग डीफ होते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, वो लोग क्या है, वो लोग सामने वाला का जो लिप होता है, उसको देख के समझ लेते हैं कि वो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। और उससे वो जो डीप पीपल हैं, वो अलग अलग साउंड निकाल कर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डू यू नो। अगला को डू यू नो है, हाँ यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि हु इन्वेंटेड इस। डू यू नो से आता है, ब्रेल वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। ब्रेल स्क्रिप्ट है, ब्रेल एक स्क्रिप्ट का नाम है, एक लिपि का नाम है। हर भाषा को पढ़ने के लिए, हर लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एक लिपि होता है, हर लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एक तरीका होता है। तो ब्रेल लिपि को पढ़ने के लिए, सॉरी, ब्रेल एक लिपि है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ब्रेल लिपि का इन्वेंशन किया गया था। किसके द्वारा? लुइस ब्रेल के द्वारा। लुइस ब्रेल एक व्यक्ति का नाम था जिन्होंने ब्रेल लिपि को इन्वेंट किया था। और इसके पीछे कारण क्या था कि एक एक्सीडेंट में, इन एन एक्सीडेंट ही लॉस्ट हिज आई साइट। जो लुइस ब्रेल थे जो लुइस ब्रेल थे, इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में इनकी आंखें चली जाती हैं, इनकी आंखें खराब हो जाती है। ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन रीडिंग विच परस्यूडेड हिम टू फाइंड द वेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। इनको पढ़ने का बहुत शौक था, लुइस ब्रेल को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। अब इनकी आंखें तो चली गई थी, इनकी आंखें खराब हो गई थी।
तो ये हमेशा लगातार कोशिश करते रहते थे कि एक तरीका बनाया जाए, एक कोई तरीका डेवलप किया जाए जिससे कि न देखने वाले ऐसे लोग जिनको दिखाई नहीं देता है वो लोग भी पढ़ाई कर पाए। तो फाइनली ही इंट्रोड्यूस अ वे टू रीड एंड राइट बाय टचिंग द रेज डॉट ऑन पेपर। इन्होंने एक लास्ट मेहनत कर करके इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, और ये क्या होता था, पेपर पर डॉटेड डॉट्स होते थे। पेपर पर क्या होता था, डॉट होता था, बहुत सारा डॉट होता था। उस डॉट को टच कर कर जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो लोग पढ़ाई कर सकते थे, और इसी लिपि का नाम ब्रेल लिपि दिया गया इनके सम्मान में। ओके स्टूडेंट, अब टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए आगे का तैयारी आप लोग आगे का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, डू यू नो हमारा चैप्टर 2 का ख़त्म हो गया है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और कल एसएसटी का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। सारे क्वेश्चन इजी होंगे, आपके सिलेबस से ही होंगे, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहीं से होंगे। और डू यू नो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डू यू नो भी याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल।